हेलो स्टूडेंट्स, क्या हालचाल? सब बढ़िया जी। आज आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 2, क्लास 12th का ये सेकेंड लेक्चर है फिजिक्स का। एंड आज हम अपने आगे के जितने भी हमारे टॉपिक्स हैं रिलेटेड टू दिस हम स्टडी करने जा रहे हैं। उससे पहले स्टूडेंट्स, आप लोगों का जागना बहुत जरूरी है। अगर आप ये वीडियो देखते समय हल्का सा भी ऊँग रहे हैं, सुस्ता रहे हैं, तो प्लीज नींद से जाग जाइए, क्योंकि आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें करने जा रहे हैं और बहुत ही एक फेमस लॉ भी पढ़ेंगे जिसका नाम है कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। दिस लॉ होल्ड्स इट्स इम्पोर्टेंस in the board's examination and also good for the concept wise. Okay, so start करें। जग गए? ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, मैं आपको प्रीवियसली क्या बता चुका हूं? आपको मैंने बताया था कि चार्ज क्या होता है। मैंने आपको बताया था चार्ज क्या होता है। चार्ज इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल और मैटर, जिसकी वजह से क्या होता है, अगर किसी दूसरे सेम नेचर के सब्सटेंस में, यानी कि उसमें भी अगर ऐसी ही इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, तो इन दोनों इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज की वजह से वो दो बॉडीज इंटरैक्ट करने लगेंगी। क्या करने लगेंगी बच्चों? इंटरैक्ट करने लगेंगी। मतलब अगर किसी एक बॉडी में चार्ज है, किसी दूसरी बॉडी पे चार्ज है, तो वो दोनों अपने चार्ज होने की वजह से, अपने के पास चार्ज होने की वजह से एक दूसरे से इंटरैक्ट करेंगी मतलब एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगी, इन्फ्लुएंस करेंगी। गॉट इट? ओके, ये मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि हाउ चार्ज डेवलप्ड ऑन एनी बॉडी। मैंने आपको बताया था किसी भी बॉडी पे चार्ज कैसे डेवलप होता है। चार्ज का डेवलप होने के लिए आपको बताया गया था इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होना बहुत जरूरी है। इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर हुए बिना क्या होता है, चार्ज डेवलप नहीं होता है। ये एक बॉडी है, ये दूसरी बॉडी है, यहां से इलेक्ट्रॉन्स इधर चले गए। क्या चले गए? इलेक्ट्रॉन्स। इसने इलेक्ट्रॉन इसे डोनेट कर दिए समहाउ, किसी ना किसी मीन्स से उसने, एक ए बॉडी ने बी बॉडी को इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर दिए। जब उसने ए ने बी को इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर दिए, देन ए विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज्ड। ठीक है ना? एंड बी विल बिकम नेगेटिवली चार्ज्ड। गॉट इट? इलेक्ट्रॉन ए से बी की तरफ चले गए तो ए पॉजिटिव चार्ज हो गया, बी नेगेटिव चार्ज हो गया। तो चार्ज कैसे डेवलप हुए बच्चों? इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से। सो हाउ चार्ज डेवलप्ड ऑन एनी बॉडी? व्हेनेवर चार्ज इज डेवलप्ड ऑन अ बॉडी, देयर विल बी अ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आइदर दैट बॉडी हैव डोनेटेड इलेक्ट्रॉन्स टू गेन पॉजिटिव चार्ज, आइदर दैट बॉडी हैज एक्सेप्टेड इलेक्ट्रॉन्स टू गेन नेगेटिव चार्ज। ओके, नेक्स्ट इज, हमने आपको चार्जिंग के मेथड्स बताए थे। चार्जिंग मेथड्स क्या क्या थे वो मेथड्स? तीन मेथड हमने बताए थे। कंडक्शन, इंडक्शन, फ्रिक्शन, यही तीन बताए थे।
चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। इतनी बातें हमने आपसे प्रीवियस लेक्चर में करी थी कि चार्ज क्या होता है, चार्ज के ऊपर कैसे किसी बॉडी पे चार्ज डेवलप होता है, चार्जिंग के क्या क्या मेथड्स हैं, किस तरीके से हम चार्ज कर सकते हैं बॉडी को। ओके, समझ में आ गया? ओके बच्चों, जब हमने चार्ज के बारे में इतनी बात कर ली, अब हमारा जानने का हक बनता है कि किसी भी बॉडी पे जब हम चार्ज देते हैं तो वो चार्ज कितने अमाउंट का हम दे सकते हैं। यू आर गेटिंग अ पॉइंट? कभी भी हम किसी बॉडी को चार्ज दे रहे हैं, चार्ज दे रहे हैं मतलब हमने कहा इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा तभी चार्ज डेवलप होगा, ठीक है। सो अगर मैं किसी बॉडी को कुछ चार्ज देना चाहता हूं, मैंने चार्ज की यूनिट क्या आपको बताई थी, कूलम। सो मान लीजिए मैं किसी बॉडी को 2 कूलम का चार्ज देना चाहता हूं, 4 कूलम का चार्ज देना चाहता हूं, 3 माइक्रो कूलम का चार्ज देना चाहता हूं, -4 नैनो कूलम का चार्ज देना चाहता हूं, पॉजिटिव हो चार्ज या नेगेटिव हो, किसी भी वैल्यू का हो, मैं वो चार्ज अगर किसी बॉडी को देना चाहता हूं तो क्या कोई एक पर्टिकुलर रूल है जिसके अकॉर्डिंग मैं दे सकता हूं, एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में मैं दे सकता हूं, या मैं कितना भी चार्ज उठा के दे सकता हूं, ठीक है। इसके बारे में बात करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आप सभी जानते होंगे एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है, 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज, वो कितना है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। कितना है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ऑब्वियसली इट इज माइनस नेगेटिव नेचर का चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज, सो -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ओके, गॉट। 1 प्रोटॉन का जो चार्ज होता है, 1 प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो होता है +1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम। आप लोगों को बताया गया बच्चों कि जितने भी चार्ज इलेक्ट्रॉन पे होता है उतना ही प्रोटॉन पे होता है, और जितना उसका नेगेटिव चार्ज होता है उतना ही इसका पॉजिटिव चार्ज होता है। एक इलेक्ट्रॉन जब किसी को डोनेट किया जाता है तो उसमें +1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम का चार्ज आता है। अब बात सुने आप, एक बॉडी ए, एक बॉडी बी, ठीक है। ए बॉडी ने बी बॉडी को 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, ठीक है। ए बॉडी ने बी बॉडी को 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया। जब उसने इसको 1 इलेक्ट्रॉन दिया तब इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा एंड इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि इसने एक्सेप्ट करा है, बी वाली ने, ए वाली ने डोनेट करा है, ठीक है। सो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। कितना? द क्वेश्चन अराइजेस, हाउ मच? Okay, let me tell you. When A has given electron to B, when A has donated electron to B, A will acquire 1.6 into 10 to the power -19 coulombs negative charge. Sorry, positive. 1.6 into 10 to the power -19 coulomb positive charge is acquired by A. Okay. What charge will be acquired? Okay, this will acquire -1.6 into 10 to the power -19 coulombs. Got it? क्यों? बेटा जब A ने एक इलेक्ट्रॉन B को डोनेट करा, एक इलेक्ट्रॉन B को दिया, तब
एक इलेक्ट्रॉन के बराबर का चार्ज बी पे चला गया। एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। वो उतना चार्ज बी को डोनेट हो गया। नाउ बी पे कितना चार्ज आ गया? 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर। ए में एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई, कमी हो गई, जिसकी वजह से उसमें उतना ही पॉजिटिव चार्ज दैट इज +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम एक्वायर्ड हो गया। गॉट इट? ओके, सो आई होप दिस यू अंडरस्टूड कि जब हम एक इलेक्ट्रॉन देते हैं तब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज एक्वायर होता है। जब हम 2 इलेक्ट्रॉन देते हैं तो 2 इंटू दिस चार्ज हमारा बॉडी पे जो चार्ज टोटल चार्ज है वो डेवलप होता है। अगर हम 3 इलेक्ट्रॉन देते हैं तो 3 इंटू दिस चार्ज। ठीक है ना? सो मैं यहां पे इसको सम कर रहा हूं। बच्चों, ये जो फंडामेंटल चार्ज है, दिस फंडामेंटल चार्ज दैट इज द चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इसको हम स्मॉल ई से डिनोट करते हैं। दिस इज द फंडामेंटल चार्ज डिनोटेड बाय स्मॉल ई। तो स्मॉल ई की वैल्यू होती है बच्चों 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अभी हमने बताया अगर किसी एक बॉडी को टोटल चार्ज Q जो हमें देना है वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं बच्चों? या तो हम एक इलेक्ट्रॉन देंगे तो 1e चार्ज आएगा। देखो ना, एक इलेक्ट्रॉन दिया था तो कितना आया था? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और 1e का मतलब क्या है? 1 इंटू ई की वैल्यू 1.6, तो सेम वही आएगा। या फिर 2e आ सकता है, 2 इंटू दैट चार्ज, या 3e, 4e इन सिमिलर वे। ठीक है ना? ओके, अच्छा, ये चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। सो मेक इट प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। गॉट इट? ये हमारा इस फैशन में हम पे किसी भी बॉडी पे कोई चार्ज आ सकता है। अगर किसी भी बॉडी पे चार्ज आना है तो वो या तो एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर आएगा, या 2 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर आएगा, या 3। कहना चाह रहा हूं कि चार्ज उसके इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर आएगा। चार्ज उसके टोटल चार्ज किसी भी बॉडी पे एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर आएगा। मतलब एक इलेक्ट्रॉन में जब भी कभी मल्टीप्लिकेशन होगी टोटल चार्ज निकालने के लिए, तो उसमें जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, जो मल्टीप्लिकेशन में टर्म होनी चाहिए, वो एक इंटीजर ही होनी चाहिए। गॉट इट? इस बात को आप समझ सकते हो। ऐसे एक बॉडी है, ये दूसरी बॉडी है, मान लीजिए ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी है। मैंने जब इस बॉडी पे 5 इलेक्ट्रॉन्स दिए, 5 इलेक्ट्रॉन्स मैंने इस बॉडी को डोनेट कर दिए, तो 5 इलेक्ट्रॉन्स जब मैंने इस बॉडी को डोनेट करे तो इसमें कितना चार्ज आएगा? माइनस का 5 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है? इस पे कितना आएगा? प्लस का 5 इंटू दैट 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है? बट अब मैं इस पे चार्ज बढ़ाना चाहता हूं। अगर मैं और डोनेट करना चाहता हूं तो मैं 5 की जगह कितने इलेक्ट्रॉन्स मिनिमम से मिनिमम बढ़ा सकता हूं? एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा सकता हूं, तो 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। मैंने इसको 5 इलेक्ट्रॉन दिए तो इसमें 5 इंटू दैट चार्ज आया। मैंने इसको 6 इलेक्ट्रॉन दिए तो 6 इंटू दैट चार्ज आया। क्या मैं इसको 5.5 इलेक्ट्रॉन्स दे सकता हूं?
क्या मैं इसे 5.5 इलेक्ट्रॉन दे सकता हूं? द आंसर इज नो। हम सब जानते हैं इलेक्ट्रॉन्स आर दोज पार्टिकल्स विच एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। जी हाँ, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली दैट इज इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन से छोटे भी पार्टिकल्स हैं आपके क्वार्क्स और एंटी क्वार्क्स वगैरह, but that doesn't exist independently. So the smallest particle that exists independently is electron. So हम एक इलेक्ट्रॉन से कम किसी बॉडी को नहीं दे सकते। मैं तुमसे कह रहा हूं आधा इलेक्ट्रॉन मुझे दे दो, पौन इलेक्ट्रॉन दे दो, नहीं हो सकता। एक दूंगा या दो दूंगा या 3 दूंगा, 3.5 नहीं दे सकता। क्लियर है ना? इसीलिए यहां बोला गया है इंटीग्रल मल्टीपल। किसी भी बॉडी पे चार्ज आएगा तो या तो वो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर आएगा, या वो 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर आएगा, या वो 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर आएगा, 3.5 के बराबर नहीं आएगा। सो दिस होल कंसेप्ट कि एक बॉडी पे कितना चार्ज आ सकता है, किसी भी एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर चार्ज आ सकता है। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज, दिस कंप्लीट phenomena is known as, मैं हेडिंग ऊपर ही लिख दे रहा हूं, इसलिए अभी आपको स्टेटमेंट भी लिख के दिखा दूंगा। जिसने इतनी बातें नोट नहीं करी है प्लीज पॉज करके वीडियो को नोट कर लें, क्योंकि आपके नोट मेकिंग ही आपका मूल मंत्र है जी। सो what happens? Okay. जो आपकी हेडिंग है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये जो मैंने आपको जितना सब समझाया है ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ही है। मैं आपको स्टेटमेंट लिख के दिखा देता हूँ। हाँ जी, व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? द चार्ज डेवलप्ड or acquired, the charge developed on any body, the charge developed on any body is always exists as a integral multiple of one fundamental charge denoted by small e. The charge developed on any body is always exists as an integral multiple of one fundamental charge. Got it? That is Q is equals to plus minus Ne. This complete information describes the quantization of charge concept. Okay? How the charge is quantized? Quantized मतलब एक finite quantity, मतलब एक complete quantity में 1, 2, 3, 4, that is quantization of charge. इस पे आप क्वेश्चंस भी पुट अप कर सकते हो। आपसे कोई पूछ सकता है कि एक बॉडी है, इस बॉडी को मैं एक सेट अमाउंट का चार्ज देना चाहता हूं, मान लो इसको कुछ भी चार्ज दे दिया, ठीक है, 8.0 इंटू 8.02 इंटू 10⁻15 कूलम का चार्ज मैंने आपसे पूछ लिया कि मैं किसी बॉडी को दे सकता हूं या नहीं। ठीक है,
अगर मैंने आपको ये चार्ज लिख दिया आपके सामने, आपसे मैंने कहा कि किसी भी बॉडी को मैं इतना चार्ज दे सकता हूं या नहीं, ये कैलकुलेट करो, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के कंसेप्ट से। आप क्या देखोगे? आप देखोगे कि ये जो Q है ये मेरा Ne की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सकता है या नहीं। Ne की फॉर्म में, Ne की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सकता है या नहीं, इस बात का क्या मीनिंग है बच्चों? आपको Q इक्वल्स टू इतना, आपको ये चेक करना है ना कि आपको इतना चार्ज बॉडी को दे सकते हो या नहीं। दिस इज द चार्ज ना, तो इस चार्ज को इक्वेट कर दो Ne के इक्वल। Q इक्वल्स टू Ne था ना, इक्वेट कर दो 8.02 इंटू 10 टू दी पावर 15 कूलम, ठीक है ना। E की वैल्यू, आपको n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, n आपको क्योंकि मालूम नहीं है, तो 8.02 इंटू 10 टू दी पावर 15 अपॉन व्हाट? अपॉन n। n इज अपॉन e, and e is what? E is the one fundamental charge, तो 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम। ऊपर भी कूलम्स थे, नीचे भी कूलम्स यूनिट है, यूनिट कैंसिल हो जाएगी। आपको दिख भी रहा होगा n एक इंटीजर है, उसकी कोई यूनिट नहीं आएगी। इसको आप सॉल्व करोगे। सो इफ यू विल गेट एन इंटीग्रल वैल्यू, अगर आप 1.6 और 8.02 को इसको डिवाइड करते हो, आपको इंटीग्रल वैल्यू मिलती है, तब n इज अ इंटीजर और आपकी डेफिनेशन फुलफिल हो गई। n को इंटीजर आना ही मस्ट है। क्यों? क्योंकि उसने बोला कि चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट एज अ इंटीग्रल मल्टीपल। तो अगर n इंटीजर आता है तो इतना चार्ज हम दे सकते हैं। अगर n इंटीजर नहीं आता है, इट विल बिकेम इन फ्रैक्शन, ठीक है, और डेसिमल, देन दिस चार्ज विल नॉट बी गिवन टू एनी बॉडी, क्योंकि n का इंटीजर होना मस्ट है। हम इलेक्ट्रॉन या तो 1 देंगे या 2 देंगे या 3 देंगे, 4 देंगे, 4.5 नहीं देंगे। हाँ, गॉट इट। सो क्लियर? आई होप आपको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज समझ में आ गया होगा। मिटा दें? गुड। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बाद बच्चों बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये आप सुनते भी आए होंगे चार्ज कंजर्वेशन के बारे में कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed. It can only be transferred. Charge can neither be created nor be destroyed. It can only be transferred. ठीक है, मैंने आपको प्रीवियस कंसेप्ट में ही ये बात क्लियर कर दी है। बच्चों, मैंने आपको बताया था कि चार्ज किसी भी बॉडी पे कब डेवलप होता है? जब एक बॉडी दूसरी बॉडी को इलेक्ट्रॉन देती है। इलेक्ट्रॉन्स का डोनेशन जब होता है, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर, आदान प्रदान जब होता है, तभी किसी बॉडी पे चार्ज डेवलप होता है। सो चार्ज किसी भी बॉडी पे डेवलप होता है। तो मैंने आपको बताया था जब मैं इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स दे दूंगा, यहां से यहां पे, इधर से इधर आपको इलेक्ट्रॉन मैंने डोनेट कर दिए,
तो जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, दिस विल बिकम पॉजिटिव एंड दिस विल बिकम नेगेटिव। एंड जब इस पे पॉजिटिव आएगा, इस पे नेगेटिव आएगा, तो वो दोनों वैल्यूज इक्वल अमाउंट की होंगी। मैंने आपको बताया था कि इसने इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स दिए तो इस पे -3e चार्ज आया। जब इसने 3 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करे हैं तो इस पे +3e इलेक्ट्रॉन्स चार्ज आया। तो चार्ज इज इक्वल इन अमाउंट एंड अपोजिट इन नेचर। अगर मैं इन दोनों को फिर से ऐड कर देता हूं तो आप ध्यान से देखें बच्चों, नेट चार्ज फिर से 0 ही हो जाएगा, जो कि पहले अवेलेबल ही नहीं था। सो चार्ज इज नॉट क्रिएटेड और नॉट डिस्ट्रॉयड। ना ही तो वो क्रिएट हुआ है, ना ही वो डिस्ट्रॉय हुआ है। पहले भी नेट चार्ज 0 था, अब भी नेट चार्ज 0 है, बट इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड। बस वो ट्रांसफर होके अपनी वैल्यू शो कर रहा है। इलेक्ट्रॉन्स वहां पे भी बैठे थे, यहां आके उन्होंने बस अपनी हाईलाइट होके अहमियत शो कर दी और वो चार्ज दिखा दिया। वहां से चले गए तो उनकी कमी महसूस हुई, तो वहां भी हाईलाइट हो गए, वहां पे भी चार्ज दिखा दिया। बात क्लियर हो गई? समझ में आ गया? समझ में आ गया कि चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। आज तक आप लोग सोचते होंगे कि नाइदर बी क्रिएटेड कहते हैं और फिर उसके बाद भी क्रिएट कर करके दिखाते हैं। सो इट्स नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड का मतलब सिर्फ इतना है बच्चों कि ना ही तो ये क्रिएट होते हैं ना ही डिस्ट्रॉय होते हैं, बट ये ट्रांसफर होने की वजह से डेवलप होके हमें अपनी सूरत दिखाने लगते हैं। क्लियर? समझ आ गया? दिस इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसको कुछ जने इस टर्म्स में भी बोल देते हैं। मान लो एक मेलोडी का डब्बा है, ठीक है, मेलोडी का डब्बा है, ठीक है, इसमें खूब सारी मेलोडी है, ठीक, इसमें खूब सारी मेलोडी है, या आई लव मेलोडी, इसमें खूब सारी मेलोडी है, ठीक। अब मैंने क्या करा, मैंने सब जगह इसकी एक पोजीशंस बना के रखी थी, एक मतलब मार्किंग रखी थी कि एक मेलोडी पे 1 नंबर डाल दिया, दूसरी मेलोडी पे 2 नंबर, मतलब मैंने हर टॉफी को डिफरेंशिएट कर दिया था, वो अलग अलग दिखे, एक पे 1 मार्किंग, एक पे 2 मार्किंग, एक पे 3, सब एक जैसी ना लगे, तो इसलिए मैंने उस पर मार्किंग कर दी थी। हुआ क्या, जब 1 नंबर वाली सपोज ऊपर पड़ी है, 2 नंबर वाली सपोज बीच में नीचे कहीं पड़ी है, ये पड़ी, अब मैंने उसको जोर से बंद डब्बे को उधर हिलाया। हिलाने के बाद क्या हुआ, हिलाने के बाद क्या हुआ, किसी पे कहीं जो 1 नंबर वाली थी वो कहीं 2 पे चली गई, हो सकता है वो सबसे नीचे चली गई हो सकता है नीचे वाली सबसे ऊपर आ गई हो, या बीच वाली बीच में ही रही हो, कहीं पे भी कुछ भी शफलिंग हो सकती है। बट जो नेट टॉफीज टोटल अंदर मौजूद थी, क्या उसकी टोटल वैल्यू चेंज हुई? नहीं। जो टोटल टॉफीज पूरे डिब्बे में जितनी थी उतनी ही अवेलेबल है। अंदर अपने अंदर चेंजेस हुए हैं, इंटरनल चेंजेस हुए हैं, बट टोटल अगर कोई बाहर से जना देख रहा है तो उसको जो टॉफीज की कमी है वो महसूस नहीं होगी। ठीक इसी तरह कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का कंसेप्ट एक समझाया जाता है कि इन एन आइसोलेटेड सिस्टम मतलब लाइक दिस, एक बंद डब्बा, ठीक है, इन एन आइसोलेटेड वर्ड का मतलब ही होता है बच्चों कि सबसे अलग, आइसोलेट होना, परे हो जाना, ठीक है। सो आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, जो बाहर के एनवायरमेंट से प्रोटेक्टेड हो, बाहर के एनवायरमेंट से प्रोटेक्टेड हो, मतलब बाहर के एनवायरमेंट से वो पैक्ड है, उससे कोई लेना देना नहीं, ठीक है। सो इट्स एन आइसोलेटेड सिस्टम, what it is, it's an isolated system, it is an isolated system, and एक आइसोलेटेड सिस्टम में जो नेट चार्ज है किसी भी सिस्टम में जो नेट चार्ज है वो
कितने भी अंदर इंटरनल चेंजेस कर दूं, मतलब मैं इसको थोड़ा हिला के फिर कर दूं और रखने के बाद जो ये डब्बे में चार्जेस होंगे, हो सकता है ये Q1 और Q4 मिल चुके हो सकता है ये मिल चुके हो, ये मिला के Q5 बना दें, Q1 प्लस Q4। हो सकता है कि Q2 वाला चार्ज उठ के यहाँ आ गया हो सकता है किसी और में मिक्सिंग हो गई हो। मिक्सिंग हुई हो चाहे नहीं हुई हो, आपका जो टोटल चार्ज है ठीक है ना, मैं यहाँ पे सारे ऐसे कैसे ही लिख दे रहा हूँ जिससे कि कोई छूटे ना। Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6 एंड Q7। कहना मैं चाह रहा हूं बच्चों कि अगर बाहर से आइसोलेशन प्रोवाइडेड है, मतलब आइसोलेटेड सिस्टम अगर हम कंसिडर कर रहे हैं, सो उस केस में आप कितना भी चेंजेस अंदर कर लो, किधर भी ट्रांसफर कर दो चार्ज को, एक से दूसरे पे भेज दो, सारे एक जगह इकट्ठे कर दो, कोई 2-3 में चेंजेस कर दो, सब मिला दो एक दूसरे से, ठीक है, कितना भी ट्रांसफर कर दो इलेक्ट्रॉन्स का, आपका जो नेट चार्ज है यानी कि जो टोटल चार्ज है Q net will remain conserved। Q net will remain conserved मतलब Q net चेंज नहीं होगा, जो टोटल चार्ज है वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। एक कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यही कंसेप्ट हमारा बताता है कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो वही कंसेप्ट बस इस तरीके से समझाया गया है कि एक बंद डब्बे में अगर मैं चार्ज को ले लेके हिलाऊं तो चार्ज भले ही आपस में मिलजुल के तालमेल बना लें, बट जो टोटल अमाउंट रहेगा, जो टोटल अमाउंट मौजूद है अंदर चार्ज का, वो चेंज नहीं होगा, मतलब वो ना ही तो बढ़ेगा ना ही घटेगा। एंड दिस इज वी आर सेइंग इन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कि चार्ज क्रिएट नहीं होता, नहीं घटेगा मतलब डिस्ट्रॉय नहीं होता, इट इज ओनली ट्रांसफरिंग, अंदर ही ट्रांसफर मार रहा है, इधर उधर छलांग मार रहा है। क्लियर हो गई बात? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज समझ में आ गया? गुड, होशियार होते जा रहे हैं हम। हाँ, अब बात करते हैं बच्चों स्टूडेंट्स कूलम्स लॉ, ठीक है। हमने ये पढ़ लिया, मैं आपको फिर से एक शॉर्ट वीडियो दे रहा हूं, हमने ये पढ़ लिया चार्ज होता क्या है, हमने ये पढ़ लिया हाउ इट कम्स, ठीक है ना, हमने ये पढ़ लिया हाउ मच इट कम्स, कितना एक्वायर होता है, कितना चार्ज आता है किसी भी बॉडी पे। अब हम ये पढ़ेंगे इंटरैक्शन के बारे में, इंटरैक्शन के बारे में जानकारी, इंटरैक्शन के बारे में जानकारी, जी इंटरैक्शन के बारे में जानकारी मतलब बच्चों मैंने आपको बताया था कि किसी भी बॉडी में आपसे जब चार्ज की बात करी जाती है तो आपसे क्या बोला जाता है, चार्ज इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल, इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर बाय वर्च्यू ऑफ विच इट इन्फ्लुएंसेस सिमिलर ऑब्जेक्ट, मतलब जिस किसी और ऑब्जेक्ट में भी चार्ज है तो वो उसको इन्फ्लुएंस करेगी, है ना, इंटरेक्ट करेगी, एक दूसरे पे फोर्स लगाएगी, एक चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाएगा, आइदर इट इज अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, गॉट इट। सो वो इंटरेक्शन के बारे में जानकारी आज कूलम्स लॉ में देगा कि किस तरीके का इंटरेक्शन, कैसे तालमेल बिठाते हैं दो चार्जेस,
ठीक है, वो कूलम्स लॉ हमें बताएगा। ठीक, बात करते हैं बच्चों दो पॉइंट चार्जेस के बारे में। दो पॉइंट चार्जेस के बारे में, इनके बारे में पॉइंट चार्जेस। द कीवर्ड हियर इज पॉइंट चार्जेस। जो कीवर्ड्स होते हैं ना बच्चों, बहुत जरूरी होते हैं डेफिनेशन में यूज करना। बोर्ड्स का जो एग्जामिनर होता है ना, ये कीवर्ड्स पे फोकस करते हैं। मतलब जो वर्ड वो ढूंढना चाह रहे हैं ना उस डेफिनेशन में, अगर वो उन्हें नहीं मिलते तो वो बड़े नाखुश से हो जाते हैं। ठीक है, सो वो कीवर्ड्स का ध्यान में रखते हुए अपनी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन को डिलीवर करें। यही हमारी एक प्रॉपर डेफिनेशन की मिसाल है। ठीक है, फिजिक्स में, साइंस में या किसी भी फील्ड में। सो Q1 Q2 दो पॉइंट चार्जेस है। ठीक है, Q1 Q2 दो पॉइंट चार्जेस हैं। लेट अस सपोज दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस r। मैं इनको r डिस्टेंस से सेपरेट कर दे रहा हूं। ठीक है, मान लो ये r दूरी पे रखे हैं। एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज Q2 है। मान लो ये r दूरी पे रखे हैं और मान लो ये दोनों ही, सपोज मान लो ये दोनों ही पॉजिटिव हैं, सेम नेचर के हैं। या तो नेगेटिव नेगेटिव कर लो या पॉजिटिव पॉजिटिव कर लो। ठीक है, सेम नेचर के चार्ज रखे हैं। अच्छा, तो क्या होगा बच्चों, Q1 Q2, Q1 चार्ज Q2 पे अपनी वजह से एक फोर्स लगाएगा। हमने पढ़ा है पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल्स ईच अदर। सो ये पॉजिटिव, जब मैं इसको यहां r डिस्टेंस दूर लाके रख दिया तो क्या होगा, ये इसको धक्का देगा, रिपेल करेगा। सो एक फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। इसको मैंने F21 नाम दे दिया क्योंकि इट इज अ फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 की वजह से 2 पे जो फोर्स है। ओके, यहां पे भी Q2 Q1 को रिपेल करेगा क्योंकि ये भी पॉजिटिव पॉजिटिव है। पर Q1 Q2 को धक्का देगा, Q2 Q1 को धक्का देगा। सो हियर इट इज वन मोर फोर्स। दिस इज F(1) ड्यू टू 2, F(1) ड्यू टू 2, F(12). दो फोर्स लग गए, एक F(21), एक F(12). ठीक है, सो स्टूडेंट्स, अगर दो पॉइंट चार्जेस r डिस्टेंस के सेपरेशन पे रखे हैं तो एक चार्ज दूसरे वाले चार्ज पे फोर्स लगाएगा और दूसरा वाला चार्ज पहले वाले चार्ज पे फोर्स लगाएगा अकॉर्डिंग टू देयर नेचर। अगर वो दोनों ही सेम नेचर के होंगे तो वो रिपल्सिव होंगे। अगर वो दोनों डिफरेंट नेचर्स के होंगे, अपोजिट नेचर्स के होंगे, प्लस माइनस होंगे, तो वो अट्रैक्ट करेंगे। मतलब वो इसको अपनी तरफ खींचेगा, वो भी इसको अपनी तरफ खींचेगा। बट इन बोथ द केसेस आप देखोगे डायरेक्शन दोनों ही फोर्सेस की हमेशा अपोजिट होती है। आप यहां पे भी देख सकते हैं, एक फोर्स इस डायरेक्शन में है, दूसरा फोर्स इस डायरेक्शन में है। अगर मैं इनको नेगेटिव नेगेटिव कर देता तो भी ये रिपल्सिव होते, सेम यही फैशन में हमें डायग्राम मिलता। अगर ये दोनों प्लस माइनस होते, मतलब अपोजिट नेचर्स के होते, तब उस केस में अट्रैक्टिव होता। तब भी आप देख सकते हैं दोनों ही की जो साइड्स की, वो दोनों ही की जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल अपोजिट है। एक इस डायरेक्शन में आ रहा है, एक इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो चाहे दोनों सेम नेचर के हों या डिफरेंट नेचर्स के हों, हमेशा जो फोर्स होंगे वो अपोजिट डायरेक्शंस में होंगे। हमेशा फोर्स जो होगा, फोर्स कौन सा फोर्स बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की क्या कहानी है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमेशा अपोजिट इन डायरेक्शन होता है। दोनों ही, बोथ द फोर्सेस आर अपोजिट इन डायरेक्शन जो डेवलप होते हैं। दूसरा, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होता है। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए ये 2 कूलम का चार्ज है प्लस 2 कूलम का और ये प्लस 5 कूलम का चार्ज है, तो ये जो ज्यादा वाला चार्ज है ये इसको ज्यादा तेज धक्का देगा और ये जो छोटा वाला चार्ज है ये इसको कम तेज धक्का देगा। ऐसा नहीं होता है। क्या होता है, कंबाइंड इफेक्ट।
कंबाइंड इफेक्ट लगता है, मतलब जो Q1 2 कूलम का चार्ज है, Q2 5 कूलम का चार्ज है, तो इनको मिला के जो इफेक्ट पैदा होता है उससे जितना भी चार्ज, जितना भी फोर्स लगना होगा वो दोनों पे बराबर बराबर अमाउंट का लगेगा। तो इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। ये किसकी बातें चल रही है बच्चों? ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात चल रही है। इसका नाम हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्यों दिया? क्योंकि चार्जेस की वजह से डेवलप हुआ है। हमने आपको बताया चार्जेस एट रेस्ट हैं, देखिए चार्जेस एट रेस्ट हैं। हाँ, यहाँ पे ये भी एक कीवर्ड है कि चार्जेस आर केप्ट एट रेस्ट। कूलम्स लॉ होल्ड्स ट्रू, कूलम्स लॉ होल्ड्स ट्रू when there are point charges taken, when there are point charges considered, and what, and the charges are static, stationary, only then it holds true। ठीक है, so electrostatic force opposite in direction, equal in magnitude। ठीक है, एक प्रॉपर्टी और है बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की कि इट इज अ सेंट्रल फोर्स, इट इज अ सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स का क्या मतलब है बच्चों? जो फोर्स बॉडी के सेंटर से, सेंटर टू सेंटर एक्ट होता है। अगर मैं, एक बॉडी ये है, दूसरी बॉडी ये है, और ये बॉडी एक दूसरे पे इंटरेक्ट कर रही हैं और इस तरह से इंटरेक्ट कर रही हैं कि दोनों अपने सेंटर्स के अलोंग एक दूसरे पे फोर्स लगा रही हैं। ये इस पे फोर्स लगा रही है इसके सेंटर की लाइन के अलोंग, और ये इस पे फोर्स लगा रहा है सेम सेंटर की लाइन के अलोंग। तो अगर किसी भी दो बॉडीज के बीच में सेंटर टू सेंटर फोर्स लगता है, उस फोर्स को हम सेंट्रल फोर्स कहते हैं। सो हमेशा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो सेंट्रल फोर्स एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व हुआ है। ठीक है, सेंट्रल फोर्स एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व हुआ है, मतलब कि एक Q1 चार्ज है, एक Q2 चार्ज है, तो Q1 चार्ज का जो सेंटर है, Q2 चार्ज का जो सेंटर है, उसके अलोंग जो लाइन ज्वाइन हुई है, ये जो हमने लाइन ज्वाइन करी है, इसी लाइन के अलोंग हमेशा फोर्स लगेगा। ऐसा नहीं है कि Q1 चार्ज यहां है, Q2 यहां है और फोर्स आपका ऐसे लग जाए, नहीं, फोर्स उसी लाइन के अलोंग लगेगा जिस लाइन के अलोंग चार्ज होंगे। क्लियर हो गई बात? सो इट इज अ सेंट्रल फोर्स। ओके, अपोजिट इन डायरेक्शन, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, सेंट्रल फोर्स। ठीक है, अच्छा, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस हैं, तो क्या मैं यहां पे ये बोल सकता हूं कि F12 is equals to minus of F21? क्या मैं ये बोल सकता हूं? वेक्टर्स आप लोग समझते हो, वेक्टर्स आप लोग अच्छे से समझते हैं, 11th क्लास पे पढ़ाई करी है ना? बोले सर ये क्या बोल दिया? कोई नहीं बच्चों, वेक्टर्स आप जानते हैं, जो वो होता है जिसपे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है। सो फोर्स इज अ वेक्टर, आप सभी जानते हैं, इसीलिए मैं ऊपर से एरो कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूं। सो फोर्स इज अ वेक्टर, और मैंने बोला कि ये दोनों ही फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट नेचर के, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन है। सो जब इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन फोर्सेस हैं, सो मैग्नीट्यूड बराबर है, तो मैंने इक्वल टू का साइन लगा दिया, दोनों F12 और F21 बराबर हैं, इक्वल टू का साइन लगा दिया। और क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो हमें पता है कि वेक्टर्स में जब अपोजिट डायरेक्शंस होती हैं, तो अगर हम एक को पॉजिटिव दिखा रहे हैं तो दूसरे को नेगेटिव दिखाना पड़ता है। आप जरूरी नहीं है F12 इज टू माइनस ऑफ F21 लिखें, आप F21 इज टू माइनस ऑफ F12 लिख सकते हो, आप इसको पॉजिटिव उसको नेगेटिव ले सकते हो, बट एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव दिखाना कंपल्सरी है। सो आप ये बात समझ गए होंगे। इससे आप ये बात भी समझ सकते हैं कि दोनों का ही मैग्नीट्यूड इक्वल है, F12 इज इक्वल्स टू F21 इन मैग्नीट्यूड। F12 का मैग्नीट्यूड F21 के मैग्नीट्यूड के बराबर है। F12 का मैग्नीट्यूड F12 का मैग्नीट्यूड F21 के मैग्नीट्यूड के बराबर है, एंड दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में है।
आई होप आपको ये सब बातें बहुत अच्छे से समझ में आ गई हैं। इसीलिए अब मैं सीधा अपना जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की नेचर के अलावा बातें हुई हैं, दीज आर द क्वालिटेटिव फैक्ट्स अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। किसी भी लॉ में जनरली दो चीजें होती हैं, या तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, या दोनों, या तो क्वालिटेटिव होगी या क्वांटिटेटिव होगी या दोनों होगी। यही एक लॉ हमें बताता है ना? ठीक है ना बच्चों, यही एक लॉ हमें बताता है। ओके, सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की क्वालिटेटिव एनालिसिस हमने कर ली है। अब क्वांटिटेटिव एनालिसिस की जब बात करते हैं तो कूलम्स लॉ ने हमें बताया कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, अगर मान लो मैं इसे एफ ई से डिनोट करता हूं, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस। जो भी दो चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होता है उन दोनों के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देखिए मैंने आपको बोला था ना कंबाइंड इफेक्ट यहां दिख रहा है, किसी इंडिविजुअली चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, दोनों के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है ना? सो एक के बड़े छोटे होने से उसके मैग्नीट्यूड का कोई लेना देना नहीं है, वो दोनों को इक्वल फोर्स लगाएगा। ठीक है, सो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, product of the magnitude of the charges. Okay, and electrostatic force is inversely proportional to square of the distance between them, यानी कि inversely proportional to r square। जो भी उन दोनों के बीच का डिस्टेंस है उसका स्क्वायर कर दो, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है ना? इन दो बातों से आप मतलब समझ आ रहा है आपको कि फोर्स Q1 Q2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब कि दोनों चार्जेस को बढ़ाओगे, चाहे एक को बढ़ाओ चाहे दूसरे को बढ़ाओ चाहे दोनों को साथ में बढ़ाओ, अगर चार्जेस बढ़ाओगे तो फोर्स हमारा बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट बढ़ेगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फोर्स भी बढ़ेगा। मतलब जितना बड़ा चार्ज उतना ज्यादा फोर्स। वैसे से भी हमें पता लग रहा है जितना बड़ा चार्ज उतना ज्यादा फोर्स। दूसरा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब जितना ज्यादा डिस्टेंस, जितने चार्जेस दूर उतना ही फोर्स कम। आपको वैसे भी कॉमनली पता लग रहा होगा कि जितना चार्ज दूर कर दूंगा उतना ही उसका इफेक्ट कम हो जाएगा। और कम होने के साथ साथ हमें क्या बात बताई कि बहुत ही ज्यादा तेजी से कम होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस में 2 की चेंजिंग आएगी, तो आपके फोर्स में 4 टाइम्स की चेंजिंग आएगी। ठीक है ना? 4 टाइम्स की, क्योंकि स्क्वायर हो रहा है। अगर यहां 3 टाइम्स की चेंजिंग आएगी तो वहां 9 टाइम्स की चेंजिंग आएगी। गॉट इट? बात समझ में आ रही है? क्योंकि अगर 3 में चेंज करते हो, चाहे बढ़ाते हो या घटाते हो, तो उधर 9 टाइम्स में चेंजिंग आएगी, या बढ़ेगा या घटेगा। और वो डिसाइड किस पे होगा कि अगर डिस्टेंस बढ़ रहा होगा तो फोर्स घटेगा, अगर डिस्टेंस घट रहा होगा तो फोर्स बढ़ेगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। स्क्वायर का मतलब बहुत तेजी से आपका बल बढ़ रहा है। ठीक है, ये दोनों बातें समझ में आ गई। तीसरा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड करता है बच्चों, वो करता है मीडियम पे डिपेंड। व्हाट इज द मीडियम बिटवीन दीज टू, उस पे भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारा डिपेंड करता है। मीडियम, ठीक है ना? These 3 are the quantitative analysis। दोनों के चार्जेस के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और मीडियम पे डिपेंड करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगर मैं इन तीनों को सम अप करूं तो मैं बोल सकता हूं कि F is directly proportional to Q1 Q2 by R square, and F is equals to K Q1 Q2 by R square, where Q1 Q2 and R square का कंसेप्ट आप समझ रहे होगे। K is for this medium, K is the constant different
फॉर डिफरेंट मीडियम्स, यानी कि ये मीडियम के हिसाब से कांस्टेंट है। सो इसकी मीडियम की डिपेंडेंसी भी इस केस से पता लग जाती है। कांस्टेंट डिफरेंट फॉर डिफरेंट मीडियम्स, डिफरेंट फॉर डिफरेंट मीडियम्स। क्लियर? F is equals to K Q1 Q2 by R square. This is the expression obtained by Coulomb's in this law, Coulomb's law, कि किसी भी दो चार्जेस के बीच में जितना भी फोर्स लगता है वो फोर्स इक्वल टू होता है K Q1 Q2 by R square, यानी कि दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट अपॉन द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम इनटू दैट कांस्टेंट। ठीक है? ओके। इस कांस्टेंट की वैल्यू बच्चों क्या होती है? K की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू दी पावर 9। K की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 फॉर वैक्यूम, एयर और फ्री स्पेस। तीनों के लिए बच्चों हम ये चीज यूज करते हैं, वैक्यूम के लिए भी, एयर के लिए भी, या फ्री स्पेस के लिए भी। एयर की वैसे तो चेंज होती है बट हम कंपैरेटिवली हम बराबर ही लेते हैं। सो 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, ओके, 9 इंटू 10 टू दी पावर 9। और K की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू दी पावर 9। ओके, समझ आ रहा है? अगर आप इस कांस्टेंट की यूनिट निकालना चाहते हैं तो बच्चों इस कांस्टेंट की यूनिट आप आसानी से निकाल सकते हैं। आप इस एक्सप्रेशन से देख सकते हैं कि F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर है, तो यहां से हम K की वैल्यू निकालना चाहें तो F इंटू R स्क्वायर अपॉन Q1 Q2 करा जा सकता है। एंड F हमारा फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, इसकी रेडियस डिस्टेंस की यूनिट आपकी मीटर होती है, तो मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम इंटू कूलम, कूलम स्क्वायर। तो दिस इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्लस कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्लस अपॉन कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, सॉरी, ठीक है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसी भी दो चार्जेस के बीच में लगता है तो वो इक्वल टू होता है K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर के। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, ये सब बातें आपको समझ में आ गई हैं। अब मैं इन सबको सम अप कर दे रहा हूं। आपको डायग्राम बना लेना बच्चों, वो डायग्राम जरूरी है। एंड दिस होल थिंग आप इस सबको एक सीरीज में, जैसे जैसे मैं इसको नोट करता गया हूँ ऐसे ऐसे इसी सीरीज में आप इसे नोट कर दें, वरना फिर बोर्ड में सब मैसअप आपको लगेगा। इसके लिए वीडियो लिखना आपको जरूरी पड़ेगी। हाँ जी, सो द इलेक्ट्रोस्टैटिक force between any two point charges separated by a small distance, say R. The electrostatic force between any 2 point charges separated by a small distance, say R, is directly proportional to the product of
the magnitude of charges and inversely proportional to the square of the distance between them. Square of the distance between them. The electrostatic force between any two, the electrostatic force between any two point charges separated by a small distance is directly proportional to the product of the magnitude of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them. And after this whole concept, this is Coulomb's law. Got it? I hope आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा. इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स कोड में आ जाते हैं. इजी टॉपिक है. न्यूमेरिकल्स अच्छे लेवल के भी बन सकते हैं और मॉडरेट लेवल के भी बनते हैं, इजी लेवल के भी बनते हैं. Got it? आ गया समझ? गुड. इसी के साथ मैं ये लेक्चर आज खत्म करता हूँ. बहुत पका लिया आपको. आगे इस वीडियो को अपने इस लेक्चर को अपने जो चैप्टर है इसको आगे फिर कैरी फॉरवर्ड करेंगे. हाँ, यूं ही हंसते खेलते मुस्कुराते रहिएगा और फिजिक्स से घबराना बिल्कुल नहीं है. अच्छे से कंसेप्ट बिल्डिंग करोगे, बहुत ही स्मूथली लेके जाओगे. सो इसी के साथ मैं अब चलता हूँ एंड इसके कंसेप्ट्स को रिव्यू कर लेना. मैं फिर से बोल रहा हूँ, रोज पकाने आ जाता हूँ कि दो बातें हर समय बोलता रहता हूँ कि इसके अच्छे से थॉरोली कंसेप्ट्स देख लेना. इसके बाद अपने बुक से अपने सेल्फ वर्क जो है, अपना जो नोट्स मेकिंग है, अपना सेल्फ वर्क है, उसको जरूर कर लेना. सो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा. लाइक सब्सक्राइब जरूर.